हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 22 और यह इस क्लास का यानी 11th का लास्ट चैप्टर है। मैंने इस चैप्टर का 4 वीडियो पहले ही बना दिए हैं। अगर आपने अभी तक ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको आई बटन पे या इन सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आज मैं बताने वाला हूं आपको अग्नाशय और कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। वहां से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उन हार्मोनों के क्या कार्य हैं। तो शुरू करते हैं अग्नाशय से। अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप के कार्य करती है। चित्र 22.1। तो देखिए, जो अग्नाशय है ना, अग्नाशय है, यह दोनों इसको संयुक्त ग्रंथि कहते हैं। संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है और बहिःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है। अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होती है। अब देखिए, जो अग्नाशय है ना, उसकी आंतरिक दीवार पर द्वीपों जैसी संरचना पाई जाती है। द्वीपों जैसी छोटे 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 उठे हुए द्वीपों जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहते हैं। क्यों कहते हैं लैंगरहैंस द्वीपिकाएं? क्योंकि लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने उन्हें सबसे पहले देखा था। साधारण मनुष्य की अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, जो अग्नाशयी ऊतकों का 1 से 2% भाग होता है। यानी जो पूरा अग्नाशय है ना, उसका मात्र 1% या फिर 2% ही लैंगरहैंस द्वीप होते हैं और उन्हीं से हार्मोन स्रावित होता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाएं का ग्लूकोन तथा बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। अब देखिए, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं जो होती हैं वह कहाँ पे होती हैं? तो वे होती हैं अग्नाशय के आंतरिक दीवार में। और वो कितना भाग में होती है? तो 1 या 2% क्षेत्रों में ये फैली हुई होती है। और ये जो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती है वो किस तरह की कोशिकाओं से बनी होती है? तो वह 2 प्रकार की कोशिकाएं से बनी होती है। और वो 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी है? तो अल्फा और बीटा। अब फिर सोचिए, जो अल्फा कोशिकाएं होती है वह ग्लूकोन का स्राव करती है। ठीक है, अल्फा कोशिकाएं क्या करती हैं? ग्लूकोन का स्राव करती है, जबकि जो बीटा कोशिकाएं हैं वह इंसुलिन का स्राव करती हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। आप इंसुलिन के बारे में तो बहुत कुछ जानते भी होंगे। आगे देखते हैं। ग्लूकोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सामान्य रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकोन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन करना। ठीक है, यही इसकी मुख्य भूमिका है कि जो हमारे ब्लड में रक्त जो शर्करा होता है उसका नियमन करता है। ग्लूकोन मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य कर ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त पेट ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया यानी अति ग्लूकोज रक्तता होती है। तो ग्लाइकोजन ये दो कार्य करता है। ठीक है, यानी अब जो अति ग्लूकोज रक्तता होती है, यानी ग्लूकोज में अधिक रक्त हो जाता है, वह भी ग्लूकोन के कारण ही होता है। ग्लूकोन कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को कम करता है। यानी ग्लूकोन क्या करेगा? जो कोशिकीय शर्करा अपग्रहण है, यानी कोशिका में शर्करा ग्रहण करने की शक्ति है, उसको कम कर देता है। अतः ग्लूकोन हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। ठीक है, इसे क्यों कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन? क्योंकि यह ग्लूकोज को अधिक करता है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज संस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज भी कैसा है? एक प्रोटीन हार्मोन है। और ग्लूकोन का ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। वास्तव में प्रोटीन के बीच में ही पेप्टाइड बॉन्ड बने होते हैं। इंसुलिन मुख्यतः हिपेटोसाइट और
एडिपोसाइट पर कार्य करता है। किस पर? तो इंसुलिन मुख्य रूप से हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। क्या करता है? कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण को बढ़ाता है कि ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग हो सके। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है और रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। यानी जब ये इंसुलिन हार्मोन जब इंसुलिन हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है, इन कोशिकाओं में जाता है, तब जाकर के क्या होता है? रक्त का स्तर जो होता है वह कम हो जाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। रक्त में ग्लूकोज संस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से दो हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकोन द्वारा होता है। तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का संस्थापन है और नियमन है, यह मुख्य रूप से दो हार्मोनों द्वारा होता है और ये दोनों हार्मोन कौन है? इंसुलिन और ग्लूकोन। लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया यानी अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मेलिटस बीमारी हो जाती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मधुमेह या शुगर का रोग भी कहते हैं, जो मूत्र के साथ शर्करा का हवास और हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडी के निर्माण से जुड़ी होती है। मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अति ग्लूकोज रक्तता हो जाती है अधिक समय तक, तो उसी को डायबिटीज कहते हैं या मधुमेह की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी में होता क्या है? मूत्र के साथ साथ शर्करा का भी वास होता है, ठीक है, यानी शर्करा की भी कमी होती है और इस बीमारी का इलाज आसानी से किया जा सकता है इंसुलिन हार्मोन को देकर। अब देखिए है वृषण, ठीक है। वृषण से जानते हैं कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनके क्या कार्य हैं। नर में उदर गुहा यानी पैरों के बाहर वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण स्थित होता है। चित्र 22.1। तो आपको मैंने वृषण का चित्र पहले ही दिखा दिया है, वो जब पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरा चित्र के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। आप अभी तक पढ़े होंगे तो ये पता होगा कि जो वृषण है ना, ये नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है, ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग, या आप कह सकते हैं मुख्य लैंगिक अंग है। लेकिन इसके साथ साथ ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। वृषण शुक्रजनक नलिका, ये आप वृषण शुक्रजनक नलिका और भरण या अंतराली उत्तक का बना होता है। देखिए वृषण में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक है शुक्रजनन नलिका, ठीक है, ये कोशिकाओं से मिलकर एक नलिका बनती है और उसके चारों तरफ रहती है अंतराली कोशिकाएं, जिससे अंतराली उत्तक बना होता है, उसी को भरण उत्तक भी कहते हैं। लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं अंतरण नलिकीय स्थानों में उपस्थित होती हैं और एंड्रोजन या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन का स्राव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये नलिका है, ठीक है, ये नलिका है, तो इस नलिका के चारों तरफ पे अंतराली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, या फिर इन्हीं को लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। लीडिंग यहाँ पे लिखा है, लीडिंग कोशिकाएं भी इसको कहते हैं, ठीक है। यही कोशिकाएं एंड्रोजन या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं, ठीक है। तो ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है? ये जो टेस्टोस्टेरोन है मुख्य नर हार्मोन है, ठीक है। तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का स्राव करते हैं। एंड्रोजन नर के सहायक जनन अंगों जैसे कि एपिडिडाइमस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल, प्रोटेस्ट ग्रंथि, यूरेथ्रा आदि के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करते हैं। ये हार्मोन पेशीय वृद्धि, मुख अक्षीय रोम वृद्धि, क्रोधात्मकता, निम्न स्वर मान आवाज इत्यादि को उत्तेजित करते हैं। तो ये जो एंड्रोजन है ना, एंड्रोजन हार्मोन है, यही जो नर की सहायक ग्रंथियां होती है या सहायक जनन अंग होते हैं,
उनमें बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं। और वो कौन कौन से परिवर्तन हैं, तो आपको मैंने बताया, ये प्रोटेस्ट ग्रंथि हो गया, वेसिकल हो गया, यूरेथ्रा हो गया, शुक्रवाहिका है। इसके अलावा जो दाढ़ी मूछ आती है, अक्षीय रोम होते हैं, वृद्धि होता है, आवाज का भारीपन या मधुर होना होता है, ये सभी एंड्रोजन हार्मोन द्वारा ही स्रावित होता है। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर लैंगिक व्यवहार को प्रभावित करता है। ये हार्मोन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर उपापचयी प्रभाव भी डालते हैं। तो देखिए, एंड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इतना सारे कार्य तो मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा ये अन्य कई सारे कार्य करते हैं। ये जाकर के शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, और बिना शुक्राणु के जनन नहीं हो सकता है, बच्चे नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह दिमाग पे कार्य करता है, मस्तिष्क के व्यवहार पर कार्य करता है, और यही हार्मोन जो करता है मनुष्य के नर के व्यवहार को बदल देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अंडाशय। अंडाशय को हम लोग वृषण का समकक्ष कह सकते हैं। वृषण जैसा ही ये भी है, उसी तरह के हार्मोन स्रावित करता है, लेकिन ये स्त्रियों में होता है, इसलिए थोड़ा उल्टा होता है, मतलब नर से थोड़ा भिन्न होता है। मदाओं की उदर गुहा में अंडाशय एक युग्म यानी एक जोड़ा होता है। वृषण भी एक जोड़ा होता है, और ये भी एक जोड़ा। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो मादाओं में प्रमुख लैंगिक अंग कौन सा है, तो प्रमुख लैंगिक अंग है अंडाशय। जैसे मनुष्य में नर में वृषण था, वैसे ही मादा में अंडाशय होता है। वृषण भी एक जोड़ा होता है और अंडाशय भी एक जोड़ा होता है। अंडाशय से प्रत्येक माह में एक एक अंडे उत्पादित होते हैं। क्योंकि मादाओं में एक जोड़े अंडाशय होते हैं, मान लीजिए कि एक अंडाशय ये है, दूसरा ये है, तो इस अंडाशय से एक अंडाणु बनेगा, फिर अगले माह इस अंडाशय से एक अंडाणु बनेगा, यानी प्रत्येक माह एक एक अंडाणु बनते हैं, अल्टरनेट। ठीक है, बारी बारी से। इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं, जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, तो नर में जैसा हमने हार्मोन देखा, उसी तरह मादाओं में भी ये दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अंडाशय अंडपुटक और भरण उत्तक का बना होता है। किसका किसका? अंडपुटक और भरण उत्तक का बना होता है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्राव प्रमुख रूप से परिवर्धन हो रहे अंडाशयी पुटकों पर होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन का प्रभाव किस पे पड़ेगा, तो अंडाशयी पुटकों पर होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुटिका यानी कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, जो मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। तो वास्तव में इसके बारे में आप डिटेल में 12th में पढ़िएगा। 12th के आपके चैप्टर नंबर 3 में, वहां पे आप जानेंगे कि वास्तव में जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है, और ये अंडाणु पुटक के रूप में होता है। पुटक मतलब एक अंडाणु है, उसके चारों तरफ से अनेक सारी कोशिकाएं होती है। बाद में अंडोत्सर्ग होता है, और इसमें जो अंडाणु है मौजूद वो बाहर निकल जाता है, और शेष केवल जो बाहर वाला है ये बन जाता है। इसी को कहते हैं कार्पस ल्यूटियम यानी पित्तपिंड। और यही जो पित्तपिंड है यानी कार्पस ल्यूटियम है, यही क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं का प्रेरण, अंडाशयी पुटिकाओं का परिवर्धन, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन जैसे उच्च आवाज की स्वरमान, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन इत्यादि अनेक क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसी के स्राव के चलते जो स्त्रियों का आवाज होता है उसमें बदलाव आता है, उनके लैंगिक लक्षणों में बदलाव आता है, उनकी शारीरिक स्थिति बदलती है। और इसमें मुख्य रूप से है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है, जैसे लड़कियों का द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन सा है, तो कमर का चौड़ा होना, स्तन ग्रंथियों का बड़ा होना। तो ये सभी जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक भी है। एस्ट्रोजन के कारण ही लड़कियों का व्यवहार लड़कों से अलग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोजेस्टेरोन प्रसवता में सहायक होते हैं। देखिए, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वह प्रसवता में सहायक है। प्रसवता का मतलब क्या है,
जब डिलीवरी टाइम होगा, जब बच्चे को जन्म देना होगा, उस समय सहायक होता है। प्रोजेस्टेरॉन दूध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दूध संग्रह कुपिकाओं के निर्माण और दूध के स्राव में सहायता करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, एक तो प्रसव में सहायक करेगा, इसके अलावा जब जन्म हो जाएगा बच्चे को तो उस समय यह कुपिकाओं, ये भी आप 12th में पढ़िएगा, दूध संग्रह कुपिकाओं यानी एक थैली होती है दूध की, उसका निर्माण करता है और दूध के स्राव में मदद करता है। ठीक है, अगला है हृदय, वृक्क और जठर आंतरिक पथ के हार्मोन, यानी हृदय में, वृक्क में, जठर आंतरिक पथ में कौन कौन से हार्मोन होते हैं उनके बारे में जानना है। देखिए, अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके हार्मोनों के बारे में समझ चुके होंगे। हाँ, तो हमने बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके हार्मोन को जाना। यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसी भी, मतलब ऐसी जगह से भी हार्मोन का स्राव होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। उदाहरण के लिए हृदय की अलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जिसे एट्रियल नेटियूरेटिक कारक यानी ENF कहते हैं। यह रक्त दाब को कम करता है। जो एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक है, यह क्या करता है, रक्त दाब को कम करता है, यानी ब्लड प्रेशर को कम करता है। जब रक्त दाब बढ़ जाता है तो ANF के स्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्त वाहिकाएं विस्फारित होती हैं तथा रक्त दाब कम हो जाता है। ठीक है, यानी वास्तव में जब रक्त दाब ज्यादा होता है ना, तो इसके स्राव से जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वह थोड़ा विस्फारित, यहाँ पे वास्तव में विस्फारित नहीं होना चाहिए, विस्तारित होनी चाहिए। ठीक है, विस्तारित, विस्तारित का मतलब है फैल जानी चाहिए। पहले इतनी मान ली कि पहले किरणलिका इतनी पतली है, अब वो इस हार्मोन के बाद क्या हो जाएगी, थोड़ी और ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। अब जैसे ही चौड़ी हो जाएगी तो रक्तदाब कम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ब्रिक। एक सेकंड। ब्रिक की जस्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो रक्ताणु उत्पत्ति यानी RBC के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, जठर आंतरिक पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं, गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड यानी GIP। गैस्ट्रीन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइड्रोक्सिल अम्ल और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है। आप जानते होंगे मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, तो ये स्राव गैस्ट्रीन द्वारा ही होता है। सेक्रेटिन बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, और सेक्रेटिन क्या करता है, तो यह अग्नाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य करते हैं और क्रमशः अग्नाशयी एंजाइम और पीत रस के स्राव को प्रेरित करता है। तो जब कोलिसिस्टोकाइनिन है वह अग्नाशय पे काम करता है तो अग्नाशयी एंजाइम और पित्ताशय पे काम करके पीत रस के स्राव को प्रेरित करता है। GIP जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है, यानी जो जठर अवरोधी पेप्टाइड है यह क्या करता है, तो यह जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। अनेक अन्य उत्तक जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है कई हार्मोन का स्राव करते हैं जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। तो हमारे शरीर में कई सारे ऐसे अंग हैं जो कार्य तो नहीं करते हैं, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि तो नहीं है लेकिन कुछ हार्मोन का स्राव करते हैं और इन्हें ही हम वृद्धि कारक कहते हैं। ये वृद्धि कारक उत्तकों के सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत तथा पुनर्जनन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे हार्मोन की क्रियाविधि। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।